जी साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम अगला टॉपिक लेके आए आपके लिए, जो बर्नौली की प्रमेय थ्योरम है, उससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट। मैंने पहले ही बताया, जो ये वाला बैच आपके सामने डाल रहे वीडियो अपलोड लगातार हो रही है, ये 3+ प्रैक्टिस बैच है हमारा। और इसमें पहले कॉन्सेप्ट कराया जाता है, इसके बाद में प्रैक्टिस कराई जाती है, साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। अगर आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से आरआरबी साइंस की बुक यूथ पब्लिकेशन की डाउनलोड करके वहाँ से प्रैक्टिस मार सकते हैं। और ये वाला जितना करा रहे हैं, ये भी हमारा बहुत कुछ हो रहा है। अगर थ्योरी की बात करें, थ्योरी हमारी कंप्लीट थ्योरी है, इससे और ज़्यादा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। अगर ज़्यादा पढ़ोगे फिर IIT वगैरह की पढ़ लो, उससे कुछ होना नहीं है भाई। तुम्हारे अगर रेलवे का पेपर निकालना है तो जो हमारा चल रहा है ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, और इसके आप नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो कुछ टाइम के बाद आप प्रिंट करा सकते हैं ये नोट्स। मेरे भाई आ जाओ, आज हम बात करेंगे बर्नौली की प्रमेय की। बर्नौली की प्रमेय मैंने जो कल की क्लास ली थी बेटा, कल की क्लास हमने ये बताया था कि बर्नौली की प्रमेय पर एप्लीकेशन रिलेटेड कौन कौन से हैं। एक तो हवाई जहाज के पंख का, हवाई जहाज का उड़ना, और इस पर एक उदाहरण बताया था मैंने कहा तूफान में मकान की छतों का ऊपर की तरफ उठ जाना। और एक और बताया था मैंने कहा तेज चलती हुई ट्रेन को अपनी तरफ खींचना। अगर आप ट्रेन चल रही है और आप अगर खड़े हुए हैं तो आप ट्रेन की तरफ खींच जाते हैं, ये बोला था मैंने। और अगर हम बात करें तो एक बताया था मैंने कि स्विंग ऑफ बॉल, जो बॉल स्विंग करती है उसका भी कुछ ना कुछ रिलेशन इसी से है हमारा। जो आपने देखा होगा क्रिकेट में जो बॉलर होता है बॉल को स्विंग कराता है, फेंकता कहीं पे है, मुड़ जाती है, कट जाती है बॉल एकदम, मतलब ऐसे मारता है और पता चला इधर या उधर जिसको काटना होता है उस साइड तरफ स्विंग कर देता है। वो कैसे होता है वो देखो बताएंगे आज बहुत अच्छे एग्जांपल सेट होने वाले आपको। अब बर्नौली की प्रमेय कभी भूल नहीं पाओगे, ऐसे बता देंगे आप। देखो इधर आ जाओ, बर्नौली प्रमेय, बर्नौली भाई साहब एक वैज्ञानिक हुए, वो ये कह के गए जहां पर स्पीड ऑफ फ्लूइड, जहां पर द्रव की चाल ज्यादा होगी वहां पर दाब कम होगा, जहां पर चाल ज्यादा होगी वहां पे दाब कम होगा, और जहां पर द्रव की चाल कम होगी वहां पर दाब उच्च होगा। इसको हम इस वाले उदाहरण से समझते हैं। एक बार मैंने कहा अगर मान लिया कोई पेज लेते हैं और इस पेज को अगर मैं ऐसे कर लें, अगर इस फैन को ऑफ करते तो इसमें आप अच्छी समझ पाओगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। अगर इस वाले को हम ले लें तो इसमें क्या हो रहा है, पेज नीचे जा रहा है, और हम यहाँ से अभी तो जस्ट हवा जो चल रही है हर जगह समान है। इधर भी जो हमारा एयर स्पीड, हमारी वायु की गति वो उतनी ही है जितनी नीचे की साइड है। अगर हम ऊपर की साइड फूकें तो आप देखेंगे ये वाला पेज नीचे से उठ के ऊपर आ रहा है। हम नीचे नहीं फूक रहे, नीचे फूके तब तो आएगा ही। अगर ऊपर फूक रहे ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ऊपर की तरफ स्पीड ज्यादा है, ऊपर की तरफ वायु की स्पीड ज्यादा है और नीचे की तरफ वायु की स्पीड। अच्छा, ऊपर की तरफ वायु की स्पीड ज्यादा है तो दाब कैसा होगा? अगर ऊपर की तरफ वायु की स्पीड ज्यादा है तो दाब होगा कम, और नीचे की तरफ वायु की स्पीड कम है तो दाब होगा। तो कोई चीज हाई प्रेशर टू लो हो जाती है, लो टू हाई जाती है। कोई चीज होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। तो यही है कि जब हम फूंक रहे हैं तो भाई साहब ऊपर की तरफ दाब हो रहा है कम, और नीचे का दाब ज्यादा होने के कारण पेज अपने आप ऊपर उठ जा रहा है, पेज अपने आप ऊपर उठ जा रहा है। और इसके अलावा और कुछ एग्जांपल आपको समझाएंगे, उससे आप बर्नौली की प्रमेय को समझ पाएंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस वाले को तो याद ही रखना, बर्नौली भाई साहब ये कह गए जहां पर द्रव की चाल ज्यादा होती है वहां पर दाब कम होता है, और जहां पर द्रव की चाल कम होती है वहां पर दाब उच्च होता है। अच्छा, जैसे हम उदाहरण की बात करें, जैसे मान लिया कि ये मैंने बताया था एक उदाहरण कि जब आंधी आती है या फिर तेज तूफान आता है, तूफान में मकान की छतों का ऊपर उठ जाना। ये हम उस छत की बात नहीं कर रहे हैं जो आपके घर में लेंटर उठा हुआ ऊपर उठ जाता है, उसकी बात नहीं हो रही है। जो आपके ऊपर जो टीन छप्पर डाल दिए जाते हैं उसकी बात हो रही है। जैसे छप्पर डाल देते थे पहले, और भी टीनें भी पड़ती, टीनें भी उठ जाती हैं, देखा होगा तुमने। अच्छा, होता क्या है कि ये हमारा घर है, घर के ऊपर टीन पड़ी हुई है, ऊपर से जब आंधी आती है तो हवा की स्पीड कैसी होती है? बहुत तेज। ऊपर की तरफ हवा की स्पीड तेज होने के कारण इस टीन के ऊपर प्रेशर कैसा होगा? लो। अच्छा, प्रेशर लो होगा, और नीचे की वायु की गति कैसी है? कम है। वो तो शांत है, ऊपर वाले से नीचे कम है क्योंकि बंद है नीचे घर। अच्छा, कम होने की वजह से प्रेशर कैसा है? हाई। तो भाई साहब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये वाला दाब ऊपर की तरफ लगाएगा और ये टीन ऊपर की तरफ उठ जाएगी। यही होता है हमारे तूफान में किसी छत का ऊपर उठ जाना। ये हमारे बर्नौली की प्रमेय पर आधारित है। यही तो हम एग्जांपल उस पेज से समझाने की कोशिश कर रहे थे। हमने ऊपर से हवा मारी, अपने आप पेज नीचे से ऊपर उठ गया, और नीचे तो नहीं मारी हवा, ऊपर ही मार रहे थे हवा, ऐसे कर रहे थे। अच्छा, एक उदाहरण और समझो। जैसे हम एक उदाहरण को समझाएं, जैसे आपने देखा होगा एरोप्लेन,
जिसमें एरोप्लेन के जो पंख होते हैं, कि कभी आप शायद यात्रा तो नहीं करे होंगे, आप लोगों में से आपने देखा जरूर होगा फोटो में, कोई कोई जाता है तो साइड से विंडो से फोटो वीडियो बना लेता है, देखो हम फ्लाइट से जा रहे हैं। और उसमें देखना कभी कभी उसके पंख की अगर फोटो आ जाती है तो उसमें देखना ये पंख कुछ इस प्रकार होता है, नीचे की तरफ से फ्लैट होता है, ऊपर की तरफ से कुछ इस प्रकार होता है, मुड़ा होता है ऊपर की साइड। होता क्या है कि जो हवा होती है नीचे से तो सीधी निकल जाती है, जो हवा आती है ना वो नीचे सीधी निकल जाती है। तो ऊपर की तरफ मुड़ा होता है तो यहाँ से हवा की स्पीड बढ़ती है, जब मुड़ा होता है तो हवा टकराती है ऊपर की तरफ, तो हवा की स्पीड ऊपर ज्यादा होने के कारण नीचे तो ऐसे गई निकल गई, ऐसे आई निकल गई, लेकिन ऊपर की तरफ हवा की स्पीड ज्यादा होने के कारण ऊपर प्रेशर होता है लो, और नीचे हवा की स्पीड कम होने के कारण प्रेशर हो जाता है हाई। ऊपर की तरफ हवा की स्पीड ज्यादा होती है, समझ के चलना, और नीचे की तरफ होती है लो। तो हवा की स्पीड लो है तो प्रेशर आई है, तो भाई साहब ये वाला प्रेशर ऊपर की तरफ बनाता है, पंख को नीचे से ऊपर की तरफ ढकेलता है। जब प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ होता है वैसे हमारा जहाज टेक ऑफ कर जाता है और ऊपर उठ जाता है। जब जहाज भाग रहा होता है किसी रनवे पर तो बहुत तेज स्पीड में जाता है, तो ऊपर की तरफ इसमें टकराती है हवा, और यहाँ पर भाई साहब टकराने की वजह से यहाँ पे हवा की स्पीड तेज होती है, टक्कर मारो, और यहाँ से यूं निकल जाती है सीधी, है बिल्कुल फ्लैट है नीचे की तरफ से। तो नीचे की तरफ हवा का स्पीड कम होता है, ऊपर की तरफ ज़्यादा होता है। यहाँ पर हवा की गति कम होने के कारण यहाँ पर प्रेशर हाई हो जाता है, ऊपर की तरफ लो हो जाता है। ऊपर की तरफ हवा की स्पीड ज़्यादा होती है तो नीचे से प्रेशर हाई होने की वजह से ये पंख ऊपर की तरफ उठता है, पूरा एरोप्लेन ऊपर की तरफ उठ जाता है। एक उदाहरण और बताएं, गहरा पानी शांत होता है। गहरा पानी शांत क्यों होता है? मैंने कहा ज़्यादा गहराई में जाओगे, अगर ज़्यादा गहराई में जाओगे तो मेरे भाई ये बताओ प्रेशर कैसा होगा ज़्यादा गहराई में जाओगे? हमने कहा ज्यादा गहराई में जाते हो, कलम पढ़ाते रहे, जितनी ज्यादा गहराई में जाओगे उतना ही प्रेशर ज्यादा फील करोगे। अगर कोई एक आदमी यहाँ पर एक आदमी यहाँ पर, तो नीचे वाला ज्यादा फील करेगा प्रेशर। अच्छा, नीचे वाला ज्यादा फील करेगा, जहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है वहाँ पर पानी का स्पीड कम होता है, इसलिए जो गहरा पानी होता है वो शांत दिखाई देता है आपको। एक उदाहरण हो गया। एक उदाहरण और समझो, जब कोई बॉलर होता है, वो बॉलर अगर किसी बॉल को स्विंग करना चाहता है तो बॉल को स्विंग करने के लिए, स्विंग करने का मतलब अगर कोई सामने बैटर खड़ा हुआ है, खिलाड़ी खड़ा हुआ है गेंद को खेलने के लिए, और जो बॉलर होता है जो बॉल फेंकता है स्विंग कर रही है अगर उस बॉल को, तो एक तरफ घिसता है ऐसे करके, और कभी कभी तुमने देखा होगा पसीना लगाता है, उसमें पसीना लगा के ऐसे ऐसे घिसता है, एक तरफ चिकनी कर देता है, एक ही तरफ लगाता है। इस बात को गौर करना जब वो लगा रहा हूँ। जैसे अब तो बैन हो गया, पहले थूक लगा देते थे बॉल में, अब बैन कर दिया शायद आईसीसी ने। तो पहले थूक लगा के चिकनी कर देते एक साइड से, अब क्या कर दिया, वो मना कर दिया तो पसीना लगा के ऐसे कैसे घिस देते एक तरफ बॉल, और उसको ऐसा पकड़ते हैं कि उसको डालते टाइम अगर उसको जो एक तरफ चिकनी हो जाएगी एक तरफ खुरदरी हो जाएगी, जिस तरफ चिकनी होगी उधर हवा एकदम सरक जाएगी, निकल जाएगी, वहां पर हवा की गति होगी कम, और जिस साइड खुरदरी होगी वहां पे हवा टकराएगी जाके, वहां पर हवा की गति होगी तेज। मेरी बात को समझना, जिस साइड खुरदरी रहती है ना बॉल, और एक साइड चिकनी हो जाती है, तो चिकनी वाली साइड से तो हवा एकदम निकल जाती है, जिस साइड खुरदरी होती है उस साइड हवा का वेग होता है ज्यादा। जिधर हवा का वेग ज्यादा होता है वहां पे प्रेशर कैसा होगा? कम। प्रेशर होता है कम। मैंने क्या लिखा है, ये बॉल है, एक साइड चिकनी है और एक साइड खुरदरी है ना। जिस साइड चिकनी है और एक तरफ खुरदरी है, खुरदरी की साइड पे मेरे भाई बॉल खुरदरी की तरफ तो रिवर्स खुरदरी की तरफ चली जाएगी। कहने का मतलब जिस साइड हमारी खुरदरी होगी मेरे भाई, जिस साइड खुरदरी होगी उस साइड स्पीड ज़्यादा, प्रेशर होगा लो। बिल्कुल ठीक है कि जिस साइड खुरदरी होगी उस साइड हमारा वायु का वेग लगेगा ज़्यादा, उस साइड प्रेशर होगा लो। तो वेग हमारी बॉल है ना वो खुरदरी की साइड कट जाती है, वो बॉल को ऐसे पकड़ता है और मारता है। उसको पता चला कि अगर हमें बॉल को इस साइड करना है, जो बॉलर खेल रहा है, जो बैटर है, इस साइड करना है, तो उसने पता कर दिया कि अगर बैटर इस साइड खेल रहा है तो खुरदरी इस साइड कर दी, उसने सामने से हमारा बॉल इधर कट गई, अंदर की साइड कट के गई। कहने का मतलब जिस साइड खुरदरी होती है उसी साइड कट जाती है बॉल। अच्छा, तुमने एक वर्ड और सुना होगा, क्रिकेट में एक रिवर्स स्विंग होता है। रिवर्स स्विंग क्या होता है? किसी बॉल को आप बार बार थूक लगाने ऐसे करके उसको पसीना लगाने चिकना करते करते जिस साइड पसीना लगाते हो उस साइड भारी हो जाती है। जिस साइड भारी हो जाती है, पहले क्या होता था, जिस साइड चिकनी होती थी उधर नहीं कटती थी, जिधर चिकनी होती थी उधर नहीं बॉल जाती, जिधर तरफ खुरदरी होती थी उस साइड स्विंग कर जाती थी। उस साइड जाने का रीजन ये था कि उस साइड प्रेशर लो हो जाता था, उस साइड प्रेशर लो हो जाता था मेरे भाई, क्योंकि उस साइड भाई साहब उस साइड प्रेशर हो जाता था मेरे भाई
इसमें गलत लिख दिया मेरे भाई, इसमें प्रेशर हाई नहीं होगा, उस साइड प्रेशर लो होगा, तभी तो लिखा है बॉल खुरदरी की तरफ चली जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन गड़बड़ है, वही तो बार बार कंफ्यूज कर रहा है कि बॉल हमारी इस साइड का प्रेशर हो जाता है कम और इस साइड का हो जाता है ज्यादा। सही है, क्योंकि इस साइड वेग ज्यादा होता है, हवा ज्यादा लगती है खुरदरी साइड पे, और हवा ज्यादा लगती है तो प्रेशर होता लो इधर ही कट जाती है बॉल, इधर लो प्रेशर होता है। और मेरे भाई जब कोई बॉल भारी हो जाती है, इधर चिकनी होती है, उधर हम थूक लगाते हैं, पसीना लगाते रहते हैं, तो उस साइड भारी हो जाने के वजन ज्यादा हो जाता है कभी कभी, कि पता चला बहुत दिनों से हम बॉल को यूज कर रहे हैं, तो बहुत दिनों से बॉल को यूज कर रहे हैं, उसी को बार बार पसीना लगा रहे हैं, तो उसी साइड भारी हो गई। अब भाई साहब चिकनी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, चिकना और खुरदरे वाला। अब जिस साइड बॉल भारी होगी उस उधर ही साइड स्विंग कर जाएगी, तो इसको कहते हैं रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग वो होती है जिधर भारी होती है उस साइड बॉल चली जाती है। तो भाई साहब जो बैटर होता है, जो बैटिंग कर रहा होता है खिलाड़ी, वो सोचता है कि भाई साहब इसने एक तरफ चिकना किया है, तो भाई साहब जिस साइड खुरदरी रखेगा उसी साइड आएगी बॉल, और लेकिन उसका अपोजिट हो जाता है, वो भारी हो जाती है एक तरफ पसीना लगते लगते, जिस साइड भारी होती फेंका उसी साइड चलेगी, तो आउट हो जाता है वो खिलाड़ी। ऐसे करके ये वाले कुछ होते हैं हमारे बॉल का स्विंग करने वाला नियम। ये कहीं ना कहीं यही कॉन्सेप्ट लग रहा होता है बर्नौली वाला। कैसा कर दे? अच्छा नहीं, सही आ रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाओ। इतना मैंने कर लिया है। देखो आपको विशेषकर याद रखना है कि जहां पर स्पीड ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा, जहां पर स्पीड ज्यादा है वहां पे प्रेशर कम, जहां पे स्पीड कम वहां पे प्रेशर ज्यादा। ये एग्जांपल अगर समझ गए हो तो बहुत सारे उदाहरण और कराने वाले हैं, आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। एक बार यहाँ पर आ जाओ। ये बर्नौली की प्रीमिस से आधारित एक हमारा, ये जब आप IIT वगैरह की कोचिंग करते हैं वहां पे ये पढ़ाया जाता है, लेकिन आपके काम का सिर्फ इतना है इस वाले में, ये हैशटैग वाली लाइन जो ऊपर लिखा हुआ है कि अगर कोई पानी या कोई पाइप से अगर पानी निकल रहा है तो उस एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, कुछ गतिज ऊर्जा होगी ना जब कोई पानी चल रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब ऊंचाई पर है कोई पानी तो उसमें एक स्थितिज ऊर्जा भी होगी, क्या तो पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें प्रेशर तो होगा ही। ये कहना चाहते हैं कि अगर एकांक क्षेत्र का अगर हम दाब ऊर्जा निकालें, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा निकालें और एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा निकालें, तीनों का जोड़ हर जगह पे समान निकलता है। ये कहने वाले थे बर्नौली भाई साहब। कहें तो ये हमारा बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते, ये तुम्हारे काम का है। ये भले चाहे तुम फॉर्मूला भूल जाओ, ये वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ये वाला इसी से निकला है, जो बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा के कंजर्वेशन पर आधारित है, ये वाला इसी से निकलता है। कहें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और दाब ऊर्जा तीनों का योग कांस्टेंट रहता है हर जगह पे। अगर किसी पाइप से पानी जा रहा होता है, किसी भी फ्लूइड का, किसी कोई फ्लूइड गति करता है, फ्लूइड की गति होगी तो दाब भी होगा उसमें। अच्छा, मैंने कहा जहां पर फ्लूइड का वेग ज्यादा होता है, चाल ज्यादा होती है, वहां पर दाब कैसा होता है? कम, है ना। और जहां पर चाल कम होती है वहां पर दाब कैसा होता है? ज्यादा होता है भाई। अच्छा, मैंने कहा इस वाले को आगे आ जाओ। आपके सामने ये वाला एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इस वाले क्वेश्चन को हम आगे स्लाइड पे लगा देते हैं ताकि आप और समझ जाओ, उसके बाद प्रश्न तनाव पढ़ा रहे होंगे आपको। इस वाले क्वेश्चन पे एक बार नजर डालिए आप। इस वाले क्वेश्चन को सिर्फ आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है और क्या पूछ रहा है आपसे। बताओ, यदि वायुयान के भीतर पंखों के ऊपर और नीचे पृष्ठों पर वायु की गतियां 260 और 250 हैं, यदि पंखों का क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है तो उस पर उत्थापित बल क्या होगा? ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न शायद समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा करे तो करे कैसे, है ना। जो हमारे बर्नौली की थ्योरम देके गए हैं, बर्नौली जी थ्योरम देके गए थे मेरे भाई, ये कह के गए थे कि जो हमारा दाब होता है ना, दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा 1/2 रो v स्क्वायर, ये घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन है रो। यहाँ पर पहले द्रव्यमान आता था, और इस पाइप में अगर हम बात करें तो 1/2 m रो v स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी होती है मेरी भाई रो gh। ये हमारी होगी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और ये होगी काइनेटिक एनर्जी, और ये होगी हमारी दाब ऊर्जा। ये वाली कांस्टेंट रहती है, मतलब समान रहती है, ये कहना चाह रहा है। अच्छा, ये समान रहती है तो मेरे भाई इसमें एक चीज बताओ, अगर ये समान रहेगी तो हम इसमें अगर वैल्यू पुट करना चाहें तो आप वैल्यू पुट कर दो, कि इसमें वैल्यू पुट करोगे मेरे भाई तो मेरा निकलेगा ये मान लिया इधर का P1 मान लो, P1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो
GH1 बराबर होगा P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH1। जस्ट आपको समझना, ज़्यादा इतना आएगा नहीं आपके भाई, सर इस वाले क्वेश्चन को समझ लो। मैंने कहा इस वाले में ये बताओ वैल्यू अगर रखे तो P1 प्लस 1/2 रो B1 कितना है? B1 है हमारा ऊपर का 260 का होल स्क्वायर। या फिर इसको ऐसा करो, इस H1 और H2 की बात कर लो। अगर हमारा एक बर्नौली की प्रमेय के अनुसार ये हमारा ऐसा ही तो बनेगा, ये हमारे हवाई जहाज का पंख है और हवाई जहाज के पंख में E वाली ऊंचाई H1 मान ले तो E वाली ऊंचाई H2 हो जाएगी, और H1 और H2 का अंतर बहुत कम लगेगा, ना के बराबर। कहे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होगी लगभग, हम चाहे तो इनको काट भी सकते हैं। अगर बर्नौली की प्रमेय के अनुसार एक हवाई जहाज के पंख की बात हो रही है तो ये निकलेगा रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। अगर हम P1 माइनस का P2 निकालना चाहें तो हमारा निकलेगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस का 1/2 रो V1 का स्क्वायर। अब ये वाला हमारा निकल के आएगा, इस साइड आ जाओ तो आप कहेंगे ये निकलेगा हमारा P1 माइनस का P2 बराबर 1/2 रो V1 का मान कितना है 260 का स्क्वायर माइनस का 250 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा ये रो का मान दे रखा है, ये पानी का घनत्व है ना, वो सॉरी यदि वायु का घनत्व 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है तो P1 माइनस का P2 बराबर निकलेगा 1/2 गुणे 1, और 260 का स्क्वायर और 250 का स्क्वायर एक दूसरे से माइनस करोगे तो लगभग निकलेगा आपका 510 के। एक बार करके देखना कितना निकल रहा है। ये निकलेगा ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करना एक बार, कितने निकलेगा 260 का स्क्वायर माइनस का 250 का स्क्वायर। कितना आ रहा है 5100 आ रहा है। अच्छा ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 पंजे 10 2550 हो गया। ये हमारा निकल आया डेल्टा P बराबर 2550। लेकिन निकालना था, आपसे पूछा था मेरे भाई कि उस पर आरोपित उत्थापित बल किलोग्राम न्यूटन में निकालना है, तो मैंने कहा दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो ये वाला निकालने को बोला है उसने, ये वाला निकालने जाओगे तो ये निकलेगा P हमारा 250 है 2550 है और एरिया दे रखा था 50 वर्ग सेंटीमीटर गुणे 500 वर्ग सेंटीमीटर बराबर A। ये निकलेगा भाई साहब 25 25 25 2 27 और 5 दूनी 10 और 2 12 1275 गुणे 10 की घात 3, और ये F निकलेगा इस साइड, और ये निकलेगा हमारा 1275 किलो न्यूटन। है कोई विकल्प? बराबर हो जाएगा F। ये बात है, यही है इसका तरीका। ये वाला पेपर में क्वेश्चन आपके आना मुश्किल है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आप लेवल का क्वेश्चन है, कहें तो ये वाले में बहुत कुछ करना पड़ गया। इधर आ जाओ। अच्छा हमें ये बताओ, अगर आपको एक अंगूठे पे खड़ा कर दिया जाए, एक अंगूठे पे खड़ा कर दिया जाए और पैरों पे खड़ा करें, आपको दाब किस में ज्यादा लगेगा? अगर हम अंगूठे पे ज्यादा खड़ा, अगर हम मान लिया कि इस वाली कोई ऐसा भरा हुआ है कि उसमें पैर चला जाएगा, आप अगर ऐसा रख रहे हैं तो नहीं जा रहा है ना, और मैंने अंगूठे रखा ऐसे ऐसे खड़े हो गए तो चला जाएगा, बताओ दाब किस में ज्यादा होगा? हाँ ऐसे ज्यादा लगेगा दाब भाई। दाब बराबर होता क्या है? बल बटे, आपके पैर के नीचे जब खड़े थे, जब अंगूठे पे आए तो एरिया घट गया, तो वैसा प्रेशर आपका दाब तब ज्यादा लगेगा जब आप अंगूठे पे खड़े होगे। अगर आप दोनों पैरों में खड़े हो जाओ तो दाब कम लगेगा। समझ पा रहे हो? आपको दाब कम फील करना है, अगर आपको दाब कम फील करना है ना, अगर आपको दाब ज्यादा फील करोगे तो सो भी नहीं पाओगे। अगर आपसे कहा जाए ऐसे खड़े हो जाओ सो जाओ
सो पाओगे। जब आप सोते क्यों हो, जब आप लेट जाते हो तो पूरी बॉडी, आपका एरिया होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, धरती पे जो लगा हुआ एरिया होता है वो एरिया बढ़ जाता है, इसकी वजह से आप पर दाब कम फील होता है, तो आराम से सो पाते हो। अगर आपसे कहा जाए एक हाथ ऐसे कर लो, पूरी की पूरी बॉडी ऊपर कर लो और सो जाओ, सो पाओगे? क्यों? क्योंकि भाई साहब उस टाइम पे आपका एरिया सिर्फ एक अंगूठे पे आ गया, एक अंगूठे पे आ गया, दाब हो गया कम और प्रेशर हो गया ज्यादा, हो जाएगा दाब। अच्छा ये बताओ, एक इतनी मोटी नुक वाली सुई है और एक इतनी वाली, बताओ किसका दाब ज्यादा होगा? अगर बराबर बराबर बल लगाया जाए तो मैंने कहा इसका क्षेत्रफल कम है तो इसका दाब ज्यादा लगेगा। मान लिया इसको गड़ाया और इसको गड़ाया, अरे भाई साहब डॉक्टर की सुई देखी है, डॉक्टर की सुई में नेक फोर्स लगाता है, नेक फोर्स, और घुस जाती है आपके अंदर, इसका मतलब वहां पे प्रेशर ज्यादा लग रहा होता है। और उतना ही बल एक इतनी मोटी सुई तो भाई घुसी जाए, कितनी मोटी? इतनी मोटी। अब इतनी मोटी, मान लिया इतनी मोटी मान लो, ये घुसेगी नहीं, जितना मैंने इतना बल लगा दिया ना, इतने में डॉक्टर वाली सुई होती है अब तक पार निकल जाती है, क्योंकि उस वाले फोर्स ज्यादा लग रहा हो। क्या समझ पा रहे मेरी बात को? ये कहने की रिलेशन इस वाले से है, यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल कम पर लगेगा उतना ही दाब ज्यादा लगेगा। अगर दोनों में फोर्स समान लगाया जाए, अगर दो चीजें हैं एक मोटी एक पतली, तो जो पतली वाली होगी उस पर दाब ज्यादा लगेगा। समझ पाए मेरी बात? तो आज डॉक्टर वाली सुई लगवा दी, ये वाली सुई ना लगानी पड़े, ये बहुत मोटी सुई है ना। इधर आ जाओ, आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस टेंशन। आपने पृष्ठ तनाव सुना होगा, पृष्ठ तनाव सुना है किसी ने? और पृष्ठ तनाव से जितने भी हमारे एप्लीकेशन बनेंगे वो सब समझा देंगे। हमने कहा तुमने मच्छर देखा पानी बैठा हुआ, कुछ कीट पतंगे बैठ जाते पानी पे, वो क्यों बैठ पाते हैं? वो रीजन होता है पृष्ठ तनाव के कारण। मतलब पानी कोई चीज होती है वो कम से कम चीज में समेटना चाहती है खुद को, मतलब कम से कम चीज में हम रह जाएं। ये हर एक पानी की क्वालिटी होती है, हर एक लिक्विड की, वो चाहता हम कम से कम जगह घेरें, मतलब अपने आप को सिकोड़ना चाहता है, और सिकोड़ने के लिए पृष्ठ तनाव की जरूरत पड़ती है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मॉस्किटो इंसेक्ट इटीसी सिट ऑन द वाटर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। मतलब मच्छर कीट पतंगे पानी के ऊपर पृष्ठ तनाव की वजह से, अगर पानी में पृष्ठ तनाव नहीं होगा तो वैसा नहीं बैठ पाएंगे। अगर मच्छर पतंगों को तुम्हें मारना है, मान लिया कि तुम्हारे कूलर में मच्छर हो गए और उन मच्छरों को मारना है, तो वैसा पृष्ठ तनाव कम करना पड़ेगा या फिर पानी बदल दो। दो रीजन होते हैं। अगर मान लिया कि तुम्हारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, आप राजस्थान में रह रहे हैं और आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा और कूलर में पानी पड़ा हुआ है, उसमें मच्छरों को मारना चाहते हैं, तो उसमें डाल दो मेरे भाई केरोसिन, मिट्टी का तेल डाल दो, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और मच्छर नीचे डूब जाएंगे। उसके पैर टिक किस पे आते हैं? पृष्ठ तनाव की वजह से पानी पे टिक पाते हैं, है ना। अच्छा आगे आ जाओ, ये देखो पृष्ठ तनाव के बारे में ऊपर हो रहा है। पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए डिटर्जेंट पाउडर या मिट्टी के तेल को प्रयोग किया जाता है। किसका? डिटर्जेंट पाउडर और डाल दिया जाता है। डिटर्जेंट पाउडर देखा तुमने कपड़े धोने वाला? हाँ, तो उसमें होता क्या, जैसे मैंने मान लिया कि ये वाली शर्ट है, ये पूरी शर्ट उठाई और मैंने पानी में डाल दी, मेरा डिटर्जेंट पाउडर डाले, तो जब हम एकदम निकाल लें, डालें और निकाल लें, डालें निकालें, तो कुछ कुछ सूखी शर्ट लगेगी हमें, सूखी रह जाएगी, पानी हर जगह नहीं पहुंच पाएगा। समझ पा रहे हो? इसका मतलब पानी का पृष्ठ तनाव ज्यादा था। और वहीं पे डिटर्जेंट पाउडर डाल दें, पहले निरमा घोर दें, उसके बाद ये शर्ट डाल दें और उतनी टाइम के बाद निकालें तो इसके कड़कड़ में पानी जा चुका होगा। समझ पा रहे हो? जब पृष्ठ तनाव जब उसका पानी का कम हो जाएगा तो हर के एक एक पोर में चला जाएगा, इसके एक एक रेसी में चला जाएगा, और जैसी ब्रश मारेंगे वो गंदगी उसके साथ में बाहर आ जाती है। यही तो होता है पृष्ठ तनाव वाला कॉन्सेप्ट, कि डिटर्जेंट पाउडर और मिट्टी का तेल डालने पर पृष्ठ तनाव कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। और आगे आ जाओ, तापमान के बढ़ने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। मान लिया कि चाशनी मान लो चीनी की, और वो एकदम गाढ़ी है और उसके ऊपर पृष्ठ तनाव होगा ना, पृष्ठ तनाव होगा ना, और मैं उसको गर्म करते खोला दें तो उसका पृष्ठ तनाव हो जाएगा कम। यही कहना चाह रहे हैं कि तापमान को बढ़ाने से पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है। अच्छा, वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव की क्या वजह होती है? वजह होती है मेरे भाई कि अगर पृष्ठ तनाव जो गोल बूंद होती है, अदरवाइज फैल जाए बूंद, जो गोल बूंद आती है वो पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। अच्छा, ये सब उदाहरण तुमने समझ लिए हो तो इस पर आधारित एक एक क्वेश्चन सभी से आया हुआ है। रेलवे की बात कर रहे हैं, अब आपके सामने देखो क्वेश्चन लगा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है किसके कारण? किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा अगला, तरल की एक बूंद गोलाकार आकार ग्रहण करती है क्योंकि। अच्छा एक चीज बताओ, सब छोड़ो, सब में गोली मारो, साइड में आ जाओ। हमने कहा 1 लीटर पानी है,
1 लीटर पानी गोलाकार हो, 1 लीटर पानी घनाकार हो, 1 लीटर पानी कोनिकल शेप में हो, शंक्वाकार में हो, तो बताओ किसमें उसका क्षेत्रफल कम होगा? गोलाकार वाले में सबसे कम एरिया घेरा होगा। अगर हम एक बेलनाकार वाले में डाल दें तब भी एरिया सबसे ज्यादा निकलेगा, मतलब सबसे कम निकलेगा तो हमारा रहेगा गोलाकार वाले में। कोई चीज गोलाकार होती है तो कम से कम क्षेत्रफल घेर रही होती है। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, कर पाओगे। ये लिखा हुआ तरल की बूंद एक गोलाकार आकार ग्रहण करती है क्योंकि पहला तरल पदार्थों में आंतर आणविक बल मौजूद होता है। कौन सा? बी वाला है। अच्छा, दी गए आयतन के लिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल सबसे कम होता है इसलिए गोलाकार में जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी वाला। अभी उदाहरण समझाया था इसीलिए मैंने, ताकि तुम इस वाले क्वेश्चन को कर पाओ। किसी द्रव को सुकड़कर न्यूनतम आकार घेरने की प्रवृत्ति किस वजह से होती है? समझ रहे हो? सुकड़ना क्या होता है? जैसे तुम ठंड पड़े तो सुकड़ जाते हो, फिर तुम इतनी ठंड पड़ जाए, टेम्परेचर पहुंच जाए -20 अभी, तो आप अभी सुकड़ जाओगे। ऐसा कहोगे स्वेटर डालो और ठंड लग रही है। ये वाली स्थिति अभी आई नहीं है अपने यहाँ, ठंडों में भी नहीं आई इस बात हो, ठंडों में ये स्थिति नहीं आ पाई। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, कि अगर कोई किसी सुकड़ का न्यूनतम आकार प्रवृत्ति किसकी वजह से होती है? वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। आगे आ जाओ बेटा। अच्छा, बर्नौली के सिद्धांत में एक पर आधारित है, किस पर आधारित है? ये क्वेश्चन अभी कराया था मैंने, कहा इसका आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। ये हमारा कौन सा है? बर्नौली की थ्योरम है। अच्छा, ये बता दो हमें कि जो आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पर आधारित था? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार हम तैरना सीखते हैं ना, तैरने पर आधारित होता है। और ये बताओ अगला क्वेश्चन, साबुन सतहों को सिद्धांत के आधार पर साफ करता, किस सिद्धांत के आधार पर साबुन साफ करता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही भी उदाहरण दिया था, मैंने कहा कपड़े को अगर पानी में डाल दो, डिटर्जेंट पाउडर डाल दो तो वैसा पृष्ठ तनाव कम हो जाता, पानी का एक रेसे में चला जाता है, उसके बाद साफ कर दो क्लीन हो जाता है। इसका आंसर होगा वैसा पृष्ठ तनाव। अच्छा, अगर हम डिटर्जेंट पाउडर ना डालें और कपड़े को धोते, साफ नहीं होगा क्या? बिल्कुल साफ नहीं होगा। अरे कुछ तो साफ होगा भाई, मतलब उसके अंदर मान लिया कि इसके रेसे के अंदर नहीं पहुंच पाए पानी, लेकिन ऊपर तो पहुंच जाएगा, साफ ऊपर वाला तो होगा। अरे पानी का कुछ तो कम होता है, पृष्ठ तनाव अंदर जा सकता है ना। आगे आ जाओ। अच्छा, जब तापमान बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव आमतौर पर आंसर हो जाएगा। अभी हमने ये सभी क्वेश्चन कराए थे जितने आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा जब तापमान बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव घटता है। वाह क्या बात है। आ जाओ आगे आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, एक और कॉन्सेप्ट बचा है, इसको और कर लो। ये सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए, जितने हैं आप घर पे जाके उतार लेना। आगे देखो, आपको एक चीज पढ़ाने जा रहे हैं, ससंजक बल और असंजक बल क्या होते हैं। ये ससंजक और असंजक बल, एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है अधेसिव फोर्स। कोहेसिव और अधेसिव फोर्स में अंतर समझिए। पहले मैंने कहा कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला बल ससंजक बल कहलाता है, और अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं। सही उदाहरण बताएं तो एक पानी था, पानी की एक ड्रॉप और डाल दी, इनके पानी की प्रकृति समान है। मैंने कहा समान एक ही पदार्थ के अणु होंगे तो उसके बीच में लग रहा होगा ससंजक बल। और मैंने कहा ऊपर से कपड़ा डाल दिया, कपड़ा पानी में डाल दिया, तो कपड़ा और पानी एक ही समान है क्या? नहीं है, तो इसके बीच में लगेगा हमारा असंजक। ससंजक मतलब समान, असंजक भी असमान। अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। जब ये प्रश्न आता है ना तो भाई साहब हिला देता है कि बहुत तुम सिलेबस कर चुके होते हो, उसके बाद ये पूछ ले कि अलग अलग पदार्थों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। ऑप्शन ए ससंजक बल, ऑप्शन बी असंजक बल, कोई भी हो सकता है, नॉन ऑफ दीज। और तुम्हारा दिमाग जाएगा यार क्या हो सकता है, तो तुम ऐसे याद रखना, ससंजक का मतलब समान समान अणुओं के बीच और असंजक का मतलब असमान अणुओं के बीच। अच्छा, इस वाली क्लास को हम ये भी रोकते हैं, साइंस वाली क्लास को। अब हम अगली क्लास पढ़ाएंगे। अगर आप यहाँ तक आए तो मेरे भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट करके जाइए कैसा लग रहा है आपको पढ़ते हुए। जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।